बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक नया एपिसोड सही शेख के साथ। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि आपको नए मेहमानों से मिलाएं और पर्पज़ ये होता है कि देखने वालों को वो इन्फॉर्मेशन दें जो शायद उनके काम आए। कोई ऐसी चीज़ जो उनको मोटिवेट करे, कोई ऐसी चीज़ जो उनको इंस्पायर करे। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत, एक मेहमान, मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर नदीम महमूद साहब मेरे साथ हैं। और ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ होते हैं। और बहुत सारे के उन्होंने काम किए हैं। और क्योंकि ताल्लुक़ यूथ से ही है इनका, पढ़ाना एज ए टीचर। यूथ को ही आप एड्रेस करते हैं, यूथ की ही डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप तशरीफ़ लाए। पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ब्रीफली अपना बैकग्राउंड, एकेडमिक एंड पर्सनल जर्नी बताएं ताकि देखने वालों को एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू। पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और मुझे खुशी है इस बात की कि शायद मेरे थ्रू कुछ ऐसी बातें जो यंगस्टर्स को शेयर हो जाएं जो उनको हेल्प कर सकें, जिस तरह मैं अपनी लाइफ साइकिल में मैंने बहुत हेल्प हासिल की अपने सीनियर्स से। तो जर्नी जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ एजुकेशन की फील्ड में, तो मुझे तो खैर एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा कि मेरे फादर खुद प्रोफेसर थे और इसी फील्ड से, यूनिवर्सिटी से मुंसलिक थे। सही। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। और उनकी मुझे हमेशा गाइडेंस रही, उनकी मुझे हमेशा उनकी मशावरत रही और मैंने हमेशा उनकी बात को अहमियत दी। और तो एक तो मुझे ये एडवांटेज था। दूसरा ये था कि जब हम किसी कैरियर में किसी खास जगह पे आके फंसते हैं और हम सोचते हैं कि हम मुझे आगे क्या करना है, तो मैं यूथ को भी यही कहता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि मशवरा करें। और मशवरा करने में सबसे अहम लोग पहले आपके पेरेंट्स हैं, दूसरे नंबर पे आपके वो असातिज़ा जिनके साथ आप आराम से बात कर सकते हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद और आपके मजीद कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो जब मैंने अपना इंटरमीडिएट मुकम्मल किया, तो उस वक्त एक बड़ा फैसला करना होता है कि आपने अपना कैरियर किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की तरफ सोच रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके जहन में होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में चला जाऊं, जो मेरी ख्वाहिश थी। और जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने ऑप्ट किया इस वजह से फिजिक्स डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये किस सन की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 94 या 93 ऑलमोस्ट। तो मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट was considered to be a very good department और बड़े सीनियर प्रोफेसर असातिज़ा यहाँ हुआ करते थे। और मैंने वो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और जब मैंने 2 साल अपने मुकम्मल करने के स्टेज पर आया, तो उस वक्त मुझे कुछ गाइडेंस मेरे फादर की तरफ से मिली। और वो ये मिली कि नदीम, व्हाई नॉट यू थिंक अबाउट कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अच्छा, आज के दौर में कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये फील्ड्स ऐसी हैं कि शायद हर बच्चा, मेरा ख्याल है, स्कूल में ही होता है तो उसे पता होता है कि मैंने शायद इधर ही जाना है। लेकिन जरा सा अगर आप 93 में चले जाएं या 92 में चले जाएं, तो मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त कंप्यूटर साइंस इतनी कोई इवॉल्व नहीं हुई थी। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी दूं कि उस वक्त सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी थी पब्लिक सेक्टर में जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम इनिशिएट कर चुकी थी। और एक प्राइवेट सेक्टर में फास्ट एक इदारा है जिन्होंने अपना प्रोग्राम इनिशिएट किया था। सिर्फ 2 प्रोग्राम टोटल एग्जिस्ट करते थे इस पूरे शहर में। तो जब मेरे फादर ने मुझसे ये बात की तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये फील्ड किस तरह से है, कंप्यूटर साइंस आगे कैसे ग्रो करेगी। तो फिर जब मैंने लोगों से डिस्कशंस की या मैंने बातचीत की तो मुझे लोगों ने गाइड किया कि हाँ, इट्स अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, और उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो था वो बीएस प्रोग्राम नहीं लॉन्च करता था, यानी 4 साल जो बीएस प्रोग्राम आज हर यूनिवर्सिटीज में मौजूद है उस वक्त नहीं था। 2 साल तो उस वक्त 2 साल का एक प्रोग्राम था सर, वो उसमें जिसको हम एमसीएस कहते थे। ओके,
और उसमें एडमिशन के लिए हजारों लोग अप्लाई करते थे, और मुझे याद है उसमें से मेरे ख्याल है 35 या 40 या 50 लोग सिलेक्ट होते थे टोटल ना। और तो जब मैंने अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स में कंप्लीट किया तो वहां पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करूं। मैंने अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मेरा वहां पे एडमिशन हो गया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और मेरी एक डायरेक्शन मुझे मिल गई कि मेरी फील्ड ये कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। और जब मैंने अपनी वहां से मास्टर्स कंप्लीट की 96 में, तो फिर मेरे पास बहुत सारे एवेन्यूज थे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर साइंस इमर्ज हो रही थी, बहुत सारी जगहों पे जरूरत थी लोगों की। अब मुझे उस वक्त अपना एक पाथवे डिसाइड करना था कि मुझे करना क्या है। क्या मुझे इंडस्ट्री में चले जाना है, या मुझे किसी बैंक या कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेना है और शायद बहुत अच्छे पर्क्स पे चले जाना है, या फिर मुझे अपनी आप को एजुकेशन फील्ड में एकेडमिक साइड पे रखना है। अब यहाँ से मुझे फिर एक बड़ा वैसे आप कि उस वक्त बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था जी करना कि आपके पास ऑप्शंस पाथवेज हर तरफ है और कहाँ निकलना है। देखिए जिंदगी में ना ये अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती हैं। मेरा ख्याल है अगर सब लोग अगर अपनी रिकॉल करें, या जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग उसमें हैं, वो ये सोचे ना, तो अल्लाह की तरफ से और वैसे भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हम शायद जल्दी में होते हैं, बार दफा उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं करते, देखते नहीं है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज में से कौन सी बेहतर रह सकती है मेरे लिए, उस पर हम शायद सोचते नहीं है और भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं बाज दफा। और ये बाज दफा ये चीज खतरनाक भी होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो हुआ ये कि मैंने अपना जब पाथवे डिसाइड करने की बारी आई तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई पर्सनली कि शायद मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। और उसकी दो वजह थी। एक वजह ये थी कि मेरा ख्याल है जब मैंने मैट्रिक किया उसके बाद से मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा था, जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जिन्हें आम तौर पे हम ट्यूशंस कहते हैं। तो मैं मैट्रिक के बाद ऑनवर्ड ना सेल्फ था, मैं लोगों को पढ़ाता था, मुझे बड़ा शौक था, मैं काफी ट्यूशंस पढ़ाने लग गया था। और एक बीच में बात पूछूं आपसे जी, वो एक ऐसी चीज क्या है कि जो एज ए टीचर आप समझते हैं किसी भी आप जैसे शख्स में होनी चाहिए? अच्छा, टीचिंग जब प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो, और जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने एक तो ये चीज मेरे अंदर थी, और दूसरी चीज मैंने देखी थी कि उस जमाने में जो कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा थे, जो मेरे वालिद साहब के हम असर थे या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुझे बड़े बड़े नाम याद है उस जमाने में, तो मुझे उन सबसे मिलने का बड़ा इत्तेफाक हुआ, क्योंकि अब वालिद साहब के तवस्सुस से मैं उनसे मिलता रहता था, जिसमें डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी साहब भी शामिल हैं, जिसमें अबुल खैर कशफी साहब भी शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर साबिर साहब थे फार्मेसी के डीन रह चुके हैं, डॉक्टर इत्तफाक अली साहब वाइस चांसलर थे और मेरे वालिद साहब ही के डिपार्टमेंट में थे, बॉटनी डिपार्टमेंट सेम डिपार्टमेंट था। मेरे वालिद का नाम था डॉक्टर महमूद अहमद, जो बॉटनी डिपार्टमेंट्स में रहे। तो जो मैं इन लोगों को जब मैं देखता था तो मेरे नजदीक ना उनकी पर्सनैलिटी मुझे इतनी वो इंस्पायर करती थी कि मुझे लगता था कि शायद यार ये प्रोफेशन, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन ना, कि हाउ मच रिस्पेक्ट दे हैव, जो भी लोग उनसे मिलते हैं किस तरह मिलते हैं, या उनको कितनी इज्जत मिलती है, स्टूडेंट्स किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं। तो टीचिंग में अगर कोई शख्स आना चाहता है तो एक बात तो मेरे जहन में बहुत क्लियर है, इसको प्रोफेशन ना ले, इसको पैशन ले ले। इसको पैशन ले। मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रोफेशन नहीं है। अगर टीचिंग को मैं पैसों में तोलूंगा ना तो शायद मैं कभी भी नहीं तोल सकता। मैं किसी और प्रोफेशन में होता, शायद मैं किसी इंडस्ट्री में होता, तो मैं बहुत कुछ शायद मैं बहुत कुछ अर्न कर चुका होता, मैं पता नहीं किस स्टेटस पे होता। लेकिन जो अर्निंग मैंने एज ए टीचिंग प्रोफेशन गेन की है वो मुझे लगता है कि वो शायद उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो टीचिंग में पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैशन के साथ आए, ठीक है, और आप एक इस जज्बे के साथ आए कि आपने उन स्टूडेंट्स को जो आपके पास आ रहे हैं उन्हें निखारना है, उन्हें आपने गाइड करना है, उन्हें आपने नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उन्हें फैसिलिटेट करना है, क्योंकि टीचर का रोल सर बदल रहा है और अभी आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। तो ये वो चीजें थी जो टीचिंग की तरफ जो भी लोग आना चाहें वो इन चीजों को ध्यान में रखें। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इस प्रोफेशन को जब अपनाया तो फिर मैंने पलट के नहीं देखा। आई हैव कंटिन्यूड विद दिस प्रोफेशन, और नॉट ओनली इन दिस यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी कि मैंने बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया और जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस गेन हुआ। डॉक्टर साहब, आपका जो रोल है एज ए चेयरमैन मेरे ख्याल से 2020 से 2023 तक था, कैसा रहा वो दौर? आपको क्या लगता है? उस दौर में दो हिस्से थे उस दौर के ना। उस दौर का पहला हिस्सा तो वो था जिससे पूरी दुनिया मुतासिर थी,
और वो था कोविड जो एपिडेमिक आया। तो जब मुझे चेयरमैनशिप मिली तो वो एपिडेमिक उस वक्त आ गया, और उस जमाने में उस जमाने में तो ऐसा काम तो कुछ नहीं हो फैसला पाता। ये किया गया कि क्लासेस नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो चेयरमैन को, टीचर्स को दरपेश हुआ उस वक्त पहले हाफ में, जो मुझे भी हुआ, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग, एंड वी आर नॉट ट्रेन फॉर दैट। सही कह रहे हैं। ओके, वी आर नॉट ट्रेन फॉर दैट ना, कि भाई एक ऑनलाइन टीचिंग इज टोटली अ डिफरेंट पैराडाइम ना, क्लासरूम टीचिंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ना मेरे जो नीचे असातिज़ा काम कर रहे थे कि किस तरह हम स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे, कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन स्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम ये काम कर सकेंगे। पता नहीं हम उनकी अटेंडेंस कैसे मेंटेन करेंगे, बहुत सारी चीजें, उनकी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस तरह से, तो उनकी असेसमेंट कैसे होगी। तो वो एरिया, उस एरा का जो ये पहला पार्ट आया, बड़ा ही डिफिकल्ट पार्ट था। और लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि जब यूनिवर्सिटी की लीडरशिप आपको बैक करे, और जब यूनिवर्सिटी लीडरशिप जो है ना वो उन सोल्यूशंस की तरफ जाए, और उसके अंदर ये सलाहियत हो कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। तो अच्छी बात ये थी कि यूनिवर्सिटी लीडरशिप, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद राकी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने फौरन मीटिंग बुलाई, तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा किया, और हम लोगों से पूछा कि भाई व्हाट टू डू, आपने बताना है क्या करना है, बताइए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एंड द गुड थिंग इज that he has taken some drastic steps in the academic council. बड़े अच्छे decisions हुए, और ultimately we have transformed towards online teaching. Initially we had some problems, लेकिन later on हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उन टीचर्स ने उसको पिक करना शुरू किया। तो पहला पार्ट हमारा ये था। इस पार्ट में एक नुकसान ये हो रहा था कि जो हमारी इंटरेक्शन थी स्टूडेंट्स के साथ, वो नहीं हो पा रही थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल्लाह का शुक्र है, जब ये कोविड टाइम चला गया और जब मेरा सेकंड पार्ट शुरू हुआ चेयरमैनशिप का, तो उस वक्त फिर जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में आए, तो फिर हमने इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया कि इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके फराहम किए जाएं कि इंडस्ट्री के साथ अपने आप को रिलेट करें, लिंकेजेस क्रिएट, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम थ्रू आउट रियलाइज हो रहा था कि हम एकेडमिक साइड पे तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंडस्ट्री डिमांड्स हैं उसमें बहुत गैप आ रहा था, उसमें बड़ा फर्क, और खास करके ये कोविड के बाद ये गैप और बढ़ गया था, ठीक है, और वाइडन हो गया था। तो और इवन इंडस्ट्री में भी वर्क फ्रॉम होम और न्यू नॉर्म बन गया, और लोगों इस तरफ चले गए। तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए। खास करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज प्रोग्राम बनाया, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, उनका जो लोकल हमारे यहाँ पे थी, और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, और तमाम सपोर्ट गवर्नमेंट की थी, और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम इनिशिएट हुआ। कराची यूनिवर्सिटी को भी लूप में लिया, मैं खुद गया उस मीटिंग्स में, जहाँ मीटिंग्स चेयर हो रही थी, हमने अपने मशवरे भी दिए, और उन्होंने एक जबरदस्त प्रोग्राम इनिशिएट किया कि जो फ्री टाइम है स्टूडेंट्स का, हम उस टाइम के अंदर वो कोर्सेज लॉन्च करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री को लूप में लिया, और उनसे पूछा, फीडबैक लिया कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, वो कौन से एरियाज हैं जिन पे आप समझते हैं कि आपके पास शायद वो मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो वो जब प्रोग्राम इनिशिएट हुआ तो उसमें बहुत स्टूडेंट्स ने एडवांटेज लिया। तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के थे, वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में ट्रेन हुए, जिसमें IoT भी है, जिसमें क्लाउड भी है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी है, जिसमें AI रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी थी। तो एक तो ये काम हुआ। फिर हमने कुछ और कंपनीज के साथ मर्जर किया, मसलन जापानीज एक फर्म यहाँ पे काम कर रही थी +W के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने हमसे एक MOU किया कि भाई वी नीड पीपल इन जापान, हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी मैन पावर की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेट करें, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि आपके डिपार्टमेंट की बड़ी अच्छी एक मार्केट के अंदर एक स्टैंडिंग है। और फिर हमने उनके साथ एक प्रोग्राम इनिशिएट किया। अच्छा, और हमने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया। माशाल्लाह हमारे कुछ बच्चे अभी जापान में रिसेंटली हायर भी हुए हैं उसी प्रोग्राम के अंडर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रिसर्च में क्या हो रहा है आपके वक्त में, कुछ हुआ? क्योंकि ये बात जो है, जब मेरी पॉडकास्ट में
आए थे चेयरमैन HEC साहब, ये बात मैंने सरोज लोधी साहब से भी पूछी, और ऑब्वियसली दे हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट रिसर्च। मैंने उनसे यही कहा था कि वाई वी आर टू फार अवे फ्रॉम इंटरनेशनल रैंकिंग। तो वो उन्होंने बात की रिसर्च की कि अभी भी रिसर्च उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जब बात होती है यूनिवर्सिटी की तो बात होती है रिसर्च की। तो आप का क्या इनिशिएटिव था, कुछ किया या कुछ करने जा रहे हैं, ये बताइए। इस हवाले से जो रैंकिंग के हवाले से बात हो रही है या होती है अमूमन, इसके इसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें शायद हमारी जो टॉप बॉडीज है ना उनको भी रियलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। और वो क्या है, मसलन एक पॉइंट जो हम्म, मैंने ऑब्जर्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि देखें, हम जब किसी को हायर करते हैं यूनिवर्सिटी में, हम्म, उससे क्या तवक्को करते हैं। तो जब हम देखते हैं हम्म, कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, हम्म, तो हम तो उसे टीचिंग लोड सबसे पहले देते हैं कि दिस इज योर टीचिंग लोड। ठीक है, आप लेक्चरर हैं, आपका जी 22 आवर्स का टीचिंग लोड हो गया पर वीक का, एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच यू एक्चुअली डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट। सो फॉर दीज 22 आवर्स यू नीड टू हैव प्रिपरेशंस। बिल्कुल तो सही आप बात। आवर्स कैलकुलेट करें, ये आवर्स किधर जा रहे हैं। हाँ। ओके, तो हम जब लोगों को हायर कर रहे हैं हम्म, तो अनफॉर्चुनेटली प्राइमरीली हम उसको टीचिंग में इंडल्ज करते हैं, हम्म, और टीचिंग इटसेल्फ वो इज अ वेरी डिमांडिंग है, वेरी 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 डिमांडिंग, टफ जॉब इट, और वो आपका बड़ा टाइम कंज्यूम करता है। कंज्यूम करती है तो एक इशू ये, टाइम एंड एनर्जी भी। मैं समझता एनर्जी हूँ भी, कि आप एनर्जी नॉन स्टॉप एग्जैक्टली बात एनर्जी। करते हैं क्लासरूम में बैठ के अच्छा, बच्चों के साथ। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ हम्म, कि पिछले, अब तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हमने ये देखा कि एक नया ट्रेंड आया कि भाई यूनिवर्सिटीज को अर्न करना चाहिए। हम्म, भाई यूनिवर्सिटीज खुद भी तो कुछ सेल्फ सस्टेनेबल हो। हम्म, ठीक है, ये बात गलत नहीं है, होना भी चाहिए सेल्फ सस्टेनेबल, लेकिन इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं हमेशा सबके सामने रखता हूँ कि शायद ये मॉडल हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं रख सकते आप। ठीक है। उसकी वजह है, हम्म, उसकी वजह ये है कि जो बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो मासेस को सर्व करती हैं, हम्म, और जब वो मासेस को सर्व करती हैं और उनकी एक लेगेसी है, हम्म, वो उन तमाम डोमेन्स को लेके चलती हैं जो शायद आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले भी डोमेन्स थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज भी करते हैं। लेकिन जो नया मॉडल डेवलप हुआ है उसमें आमतौर से इदारे सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं हम्म, जिनसे वो समझते हैं कि वो प्रोफेशनल नेचर के हैं, नौयत के हैं, और उनसे हम शायद ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए उन यूनिवर्सिटीज को हमेशा हमें कंसीडर करना चाहिए जो वो सब्जेक्ट ऑफर करें। जैसे कराची यूनिवर्सिटी को देखिए जी, हम अपना फारसी प्रोग्राम भी चला रहे हैं, हम अपना अरेबिक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, हम जोलॉजी डिपार्टमेंट भी चलाते हैं, हम बॉटनी डिपार्टमेंट भी चलाते हैं, हम फिजियोलॉजी भी चलाते हैं, so many departments, और if you see find out these departments somewhere else you will not find it out। कहीं नहीं है। मैं आपको मैं नहीं आपकी मिलेगा। बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, इसलिए कि मेरी भी इसी पॉइंट पे बहस होती है लोगों से कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोई प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही हैं। Exactly। ये सर्विस एक्सटेंड कर रही हैं उन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी को जो इन बड़े बड़े महंगे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। जी तो डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया कि हमारे यहाँ भी आपने जैसे बताया कि कोई 40-50 हज़ार तो बच्चे ही हैं जी केयू एग्जैक्टली। के अंदर, और इतनी फैकल्टीज़, इतने डिपार्टमेंट, इतने सेंटर्स, जो मैं नहीं समझता कि आप कराची या सिंध को छोड़े पाकिस्तान में भी किसी अंडर वन रूफ इतना नहीं होता होगा। नहीं होता। तो एग्जैक्टली। ये तो मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है, दिस इंस्टीट्यूशन इज जी, अ ब्लेसिंग। इज अ ब्लेसिंग। तो सर मैं इसी में जो कंटिन्यूशन में मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप क्यों नहीं हम एक दूसरा मॉडल लेकर आते, और वो मॉडल ये हो कि ओके, गो फॉर हायरिंग, आप हायर करने जा रहे हैं, आप एक रिसर्च पोजीशन रखें, 2 टीचिंग पोजीशन रखें। तो जो रिसर्च पोजीशन रखें उसके जो गोल्स और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हो वो यही हो कि भाई आपने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने हैं, आपने रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस करने हैं, आपका ये गोल और टारगेट है, और उसको हम डिफरेंशिएट करें किसी उस शख्स से जो अपनी अपॉइंटमेंट टीचिंग पे चाहता है। मसलन मैं कराची यूनिवर्सिटी में ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सही है। लेकिन दे आर वेरी गुड टीचर्स, विदाउट एनी डाउट दे आर द बेस्ट टीचर्स। इवन इन कराची उन जैसा टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन जब मैं उनकी रिसर्च प्रोफाइल देखता हूं तो शायद उनकी रिसर्च कोई इतनी, रिसर्च वर्क में कोई उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड देयर आर फ्यू who have very good researches published in जो QS रैंकिंग है उनमें उनकी पब्लिश हुई हुई है, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स में पब्लिश हुई हुई है।
ठीक है, लेकिन In the शायद वो camp- टीचिंग में teaching, इतने जो है ना उस लेवल पे जो स्टूडेंट का लेवल है शायद वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो एक चीज तो मेरी इसमें सजेशन ये है कि इसको लेकर आए यूनिवर्सिटीज के अंदर कि जहां हम टीचिंग पोजीशंस ऑफर करते हैं वहां उसके साथ रिसर्च पोजीशंस को ऑफर करें, नंबर एक। नंबर दो कि देखें रिसर्च उस वक्त होगी जब आप एक तो उसको टाइम मिलेगा, पहली चीज जो मैं बता रहा था। दूसरी चीज ये कि उसको रिसोर्सेज मिलेंगी, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फंड्स। जो दुनिया में मॉडल है रिसर्च का अल्टीमेटली वो हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। दुनिया में तो ये मॉडल है रिसर्च का कि हम इंडस्ट्री डायरेक्टली एकेडमिया से लिंक है, ठीक है, इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम्स लेकर आती है और एकेडमिया उसके अगेंस्ट उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है, वो कहते हैं ठीक है जी आप इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जाएं, लेट अस नो कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या चाहिए, और आपको हम एक टाइम पीरियड देते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं, आप ये काम करें। हमारे यहाँ जितनी रिसर्च हो रही है उसमें हम कहते ही पब्लिक ऑफिस से, अपने एचईसी से, हम उन्हीं से कहते हैं कि आप हमें फंडिंग दो, हम रिसर्च करेंगे। अच्छा ये चीज जो है ना ये थोड़ी सी इस वजह से प्रॉब्लमैटिक है कि उनके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो आपको फंडिंग के लिए कितना दे सकते हैं। हालांकि पहले एनआरपीयू प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएट करती थी। मैं अगेन सिंध एचईसी की तारीफ करूंगा कि इन्होंने यहाँ पे जो है रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम सिंध एचईसी ने अपना स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने फैसिलिटेट किया और काफी लोगों को इसमें रिसर्च ग्रांट मिली है और अच्छी पब्लिकेशंस कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हैं। और अभी भी ठीक है क्यूएस रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज कम है, लेकिन स्टिल हमारी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। डॉक्टर साहब एक बात और जो मैं काफ़ी अर्से से भी सोचता रहा हूँ, इस पे बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान पोजीशन इन साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस, तैयार है हम या अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है? हाँ, या अभी कहाँ पहुंचे हुए हैं यही बता दें। अच्छा देखें, पाकिस्तान ओवरऑल तरक्की तो कर रहा है मुख्तलिफ डायमेंशंस में, और जो अच्छी चीज़ है जो मैंने रियलाइज की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि मैं काफ़ी पिछले 6-7 साल से मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है क्योंकि जब मैं वहाँ उन तमाम ऑफिसर्स से, चाहे वो प्रोविंस के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उनसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। फॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले ही मेरा लेक्चर था वहाँ, इसी के ऊपर आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे बात हो रही थी। तो एक चीज जो अच्छी चीज नजर आती है कि रेडीनेस तो है, गवर्नमेंट्स को इस चीज का इदराक तो है, पहली चीज दैट इज गुड। मतलब है कि मैंने जो अच्छा वो क्यों है, कैसे मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों है, वो कुछ एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। मसलन एक तो कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर काम हुआ और कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट्स बने जिसमें आपके ये साइबर थ्रेट इससे रिलेटेड, आपकी साइबर सिक्योरिटी इससे रिलेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तो फॉर्मुलेट हो गए। एक बात, ठीक है। दूसरी चीज जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हुई है रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर, वो आपने देखा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, और हो गए हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि मुझे डेवलपमेंट, यस, क्योंकि मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जिसको कहते हैं PSQCA, ठीक है, जो कि अथॉरिटी है स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करने की। तो मुझे इनवाइट किया गया था वहाँ से नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद में है, और उन्होंने हमें ये पूरी ब्रीफिंग भी दी और हमें बताया कि ये सारी चीज़ें हमने किस तरह से डेवलप की हैं। और पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो गए और उनकी जो इन्फोर्समेंट है मैंडेटरी होने जा रही है 30 जून 2027 से। अच्छा, यानी 30 जून 2027 के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट या कोई इससे रिलेटेड कंपोनेंट वो अपने तौर पे उसको प्रोक्योर नहीं कर सकता या उसको यूज नहीं कर सकता अनलेस कि उसके पास सर्टिफिकेट ना हो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच हैपेंस। और उसके साथ साथ कुछ इदारे बने हैं ऐसे जो ट्रेनिंग भी अब देने जा रहे हैं, और इंडिविजुअल्स जिनकी हमें कमी है इस वक्त, ये एक प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है, कि इस डोमेन में लोग शायद इतने अवेलेबल नहीं है, और उनके लिए जो है ना काफी काम हो रहा है ताकि ऐसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप की जा सके। डॉक्टर साहब, एक चीज है, चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन,
इस पे बात पहले भी हुई है, इश्यूज फेस बाय यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस। आपने बात की है, लेकिन मैं चाहूँगा स्पेसिफिकली इसी उसमें अगर आप। जी देखें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पाकिस्तान में है, मैं अगेन बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक आपको बात करूंगा, और मैं बात अक्सर करता हूं और लोग इस बात को जब सुनते हैं तो पहले चौंक जाते हैं। और ये बात मैं मुख्तलिफ जगहों पे जहां भी मैं जाता हूं सेमिनार्स में, मैंने ये बात की है। सर मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है ना, they are at par with any other universities across the world. Believe me this fact. दैट्स गुड। Because हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो जहां भी कहीं बाहर आगे परस्यू करते हैं अपने एजुकेशन को, बिलीव मी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। और सक्सेस रेट तकरीबन 97% सक्सेस रेट है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी यूनिवर्सिटीज की एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द ग्लोब है, कोई इशू नहीं है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है वो आसानी के साथ बाहर की यूनिवर्सिटियों में अकोमोडेट हो रहा है, उसे कोई इशू नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन मेरी नजर में पाकिस्तान में, जो लोग कहते हैं ना कि शायद वो बिलो द पार है, नहीं, वो बिलो द पार नहीं है। हमें जो असल प्रॉब्लम पेश आया था वो नीचे, यानी हमारी जो कॉलेज लेवल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन थी, वहां हमें ये प्रॉब्लम हुआ कि वहां चूंकि इतनी बाइफिकेशन हो गई और इतनी सारी क्लासेस बन गई कि वहां से हमें प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो इनपुट हमें यूनिवर्सिटी में मिल रहा था, शायद वो इनपुट इतना अच्छा नहीं था या उस पर हमें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन यूनिवर्सिटीज एट पार है, नंबर वन। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, इन यूनिवर्सिटीज को अगर हमें अपलिफ्ट करना है। अब प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है कि इन यूनिवर्सिटीज में अपने रिसोर्सेज के तहत ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने होंगे कि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा अपलिफ्ट करना है। और मेरी नजर में इसमें आपको कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। आप सब यूनिवर्सिटीज को एक तरीके से नहीं देख सकते। सही। और नंबर ऑफ स्टूडेंट से किसी यूनिवर्सिटी को जज नहीं किया जा सकता मेरी नजर में। ये सिर्फ क्राइटेरिया काफी नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कितने डिसिप्लिन में काम कर रही हैं और कब से कर रही हैं, और कितने नए डिसिप्लिन हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हायर एजुकेशन में एक तो रिसोर्स को करना है, और एक लास्ट बात यह है कि इंडस्ट्री को लाजमी कंपोनेंट बनाएं यूनिवर्सिटीज के साथ, क्योंकि उनकी जो एंगेजमेंट है ना वो यूनिवर्सिटीज के साथ कंटिन्यूस होनी चाहिए। सही। और इसमें मजीद एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात हम करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। एक तो यहाँ लोकली ये बच्चे किस तरह गेनफुली एम्प्लॉय हो सकते हैं, अगर आपके डिसिप्लिन को बात करें तो मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव एक इसका वो है। और फिर इन बच्चों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और एक्सेप्टेंस ऑफ डिग्रीज, इस पे कुछ रोशनी डालें। देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में भी और ओवरऑल एक जो डिसिप्लिन है, कंप्यूटिंग डिसिप्लिन है, इसमें तो काफी बूम है। और आप देख रहे हैं कि चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिसका आजकल बहुत ज्यादा जो है वो लोग समझते हैं कि इसकी तरफ आना चाहिए, और एक बूम है। और हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि एआई की इंटीग्रेशन नजर आ रही है हमें। इसी तरह से और डिसिप्लिन हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या आईटी है या अदर साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपने जिक्र किया। ये सारे वो डोमेन्स हैं जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि आज से कुछ साल पहले आप भी जानते होंगे कि जब हम कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे तो शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इनके जो मेरिट था वो ऊपर हुआ करता था, और उसके बाद ये डिसिप्लिन आया करते थे। बट जो पिछले 5 साल का डेटा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो चेंज हो गया है, अपसाइड डाउन हो गया है। यानी इसमें जो है इस मेरी बात से एक तो अपॉर्चुनिटी निकलती है। वो अपॉर्चुनिटी ये निकलती है कि इसका मतलब है कि इन फील्ड्स में शायद हमें ज्यादा स्कोप अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के पास मौके मौजूद हैं कि वो यहाँ रह के अपना सेल्फ काम भी कर सकते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी आईटी के लोगों की बेइंतहा जरूरत है और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, यहाँ पर भी है। और इक्वली जो बाहर ममालिक हैं वहां पे भी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। मैंने अभी एग्जांपल दी, जापान से जो डेलीगेशन हमारे पास आ रहे हैं या मुसलसल मुझसे राब्ते में रहते हैं,
वो कहते हैं वी नीड पीपल, वी नीड आईटी ये ग्रेजुएट्स। वैसे बड़ी इंकरेजिंग बात आप बता रहे हैं। Yes, they are asking us कि भाई we need people in good numbers, okay? And some of the Pakistani students recently they went to Japan as well. They have been hired. तो अब इसी तरह और कंट्रीज में भी है, they need people ना। तो एक सेकंड एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स के पास कि बाहर भी अपॉर्चुनिटी है, which is good। तकरीबन 1 लाख बच्चा जो है लास्ट ईयर में बाहर पढ़ने की गया है पाकिस्तान से, तकरीबन रफली 1 लाख के करीब स्टूडेंट हमारा जो है वो बाहर गया है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने की, और इनसे अब स्टूडेंट्स एडवांटेज कैसे लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या स्किल को अहमियत देनी चाहिए या प्रॉपर एजुकेशन को अहमियत देनी चाहिए, दोनों को कंबाइन करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, या किस तरह से वो अपने आप को प्रोग्रेस करता है। बट देयर आर plenty of opportunities. डॉक्टर साहब, अब फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान कैसे देखते हैं? है ब्राइट है, चैलेंजेस हैं, देखें क्या है? फ्यूचर इसलिए ब्राइट है, जो मैं समझता हूँ वो इसलिए ब्राइट है कि अगर मैं देखूं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या इस साउथ एशियन कंटेंट में, साउथ एशियन में कंट्रीज में, जब मैं इनको देखता हूं तो मेरा ये बिलीफ है, और हम इनको पढ़ाते भी हैं, इनको डील भी करते हैं। बल्कि आज रिसेंटली मैं आज की एग्जांपल देता हूं कि 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मेरे कमरे में नॉक की और एंटर हो गए। सर हम आपका थोड़ा टाइम ले सकते हैं? मैंने कहा आ जाइए। एंड दे सेड कि भाई हम साइबर सिक्योरिटी में, जैसे आप बात कर रहे थे, उसमें हमारा बड़ा इंटरेस्ट है और हम ये कर रहे हैं, हम क्या करें सर, हमें और आगे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बिठाया, आई ब्रीफ देम फॉर 20 मिनट्स, उनको मैंने समझाया कि तुम्हें किस तरह अपने ट्रैक को फॉलो करना है ताकि तुम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको। ठीक है, सिर्फ हमें टूल ओरिएंटेड नहीं होना, या हमने सिर्फ ये नहीं सीखना कि एक स्किल सीख ली है दैट इज एनफ फॉर मी, हम ये काम कर सकते हैं। तो एक चीज जो मुझे नजर आती है कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ जो है ना, उसके अंदर कैपेसिटी तो है, पहली चीज तो ये एक एडवांटेज है। नंबर 2, हमारी यूथ बड़े नंबर में है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में, इवन जापान में और कंट्रीज के साथ, तो हमारा यूथ का एक बड़ा नंबर है जो एज ग्रुप में, आई गेस 60% आपने कहा है हमारे जो यूथ के उसमें फॉलो। तो ये अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल आपके पास पूल है, तो ये है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि वी हैव गुड एक्सपर्टीज इन आईटी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जो कंसीडर किया जाता है कि इन लोगों के अंदर बड़ी अच्छी कैपेसिटी है आईटी के अंदर। वी हैव गुड मैन पावर, नॉट ओनली हियर बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसको हम यूबीआईटी कहते हैं, हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त, अगर मैं बात करूं किसी भी टॉप आईटी रिलेटेड कंपनी की जो कि इवन सिलिकॉन वैली में बैठी है, उसमें हमारे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और जो है इंटेल में भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि डायरेक्ट वहां हायर हुए हैं यूएस में। माइक्रोसॉफ्ट में टॉप पोजीशंस पे एग्जिस्ट करते हैं, ऑरेकल के अंदर टॉप पोजीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दे हैव द पोटेंशियल। ओके, नाउ इसका मतलब ये है कि अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें, यस यूथ के अंदर तो ये है, बिल्कुल। और अब ग्रोथ की बात है या क्या कहना चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी की बात है। तो अभी बेहतर जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और इस बात को आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये 3 से 4 या 5 डोमेन्स ऐसे हैं जिस पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने आईटी को भी रखा है, और ना सिर्फ रखा है बल्कि उन्होंने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मसलन एक प्रोग्राम है जिसको मैं इस वक्त अभी आपको बताता हूं कि मैं बाहर एक जगह सिलेक्ट हुआ हूं और वहां पे मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एनवीटेक के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है, नेफ्टेक के साथ जो उन्होंने इनिशिएट किया है, और दैट इज अ वंडरफुल प्रोग्राम टू ट्रेन यूथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा पार्टनरशिप होगी, क्योंकि मैं मेंबर रहा हूं, मैं उसकी बोर्ड पे था नेफ्टेक की, और मुझे अंदाजा है कि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उनका पर्पस भी यही है कि एक डिमांड ड्रिवन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, फोकस ट्रेनिंग। और आप ये देखें, और वो फोकस ट्रेनिंग है और सारी स्पेंडिंग जो है ना उसमें गवर्नमेंट की है।
और यूथ के पास इससे बड़ा मौके और क्या होंगे, और कुछ और नहीं। क्या हो सकते हैं कि भाई हाँ। आपको ये चीजें अवेलेबल हैं, आपको ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास ऐसा कैपिटल है यहाँ पर जो ये काम कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इदराक है, इसका मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये होना चाहिए। सिर्फ जिस चीज की अब जरूरत है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि आईटी इंडस्ट्री एज मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, हम अपनी अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग करें। इस तरफ हम जा रहे हैं। बाय द वे आपको अच्छा, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अपनी अच्छा। चिप मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में इंशाल्लाह यू विल सी इंशाल्लाह, नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। ये भी स्टार्ट होने जा रहा है। चले तो माशाल्लाह। जब इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रो करेगी, हमारे रीजन में आएगी, तो फिर हमें उस ग्रोथ का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अभी जरूर हम काम कर रहे हैं, तकरीबन इस वक्त हमारे पास 2000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस या सर्विसेज से अच्छा। रिलेटेड, तकरीबन 2000 है। और इस दफा हमने जो फिगर अचीव की है वो काफी बेहतर है, दैट इज $3.8 बिलियन की माशाल्लाह। हमने एक्सपोर्ट्स की फिगर अचीव की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफी 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 encouraging बेहतर है, इम्प्रूव्ड है। और जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं, डेफिनेटली वो टारगेट्स जो हैं वो अब मीटअप होंगे, और ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इससे ऑब्वियस बात है, उससे एडवांटेज लेगी। That's any last thing that you would like to talk about youth? कोई ऐसी चीज जो आप उनके लिए मैसेज दें, कोई ऐसी चीज जो एक चीज जो मैं यूथ से अक्सर जब इंटरेक्ट करता हूँ या जब वो मेरे पास आते हैं, एक इशू जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो शायद उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यूथ के अंदर एक चीज मैंने देखी है कि दे वांट टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, वो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर शौक है, जज्बा है, वो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ, जरूर जाइए, क्योंकि जब तक आप दुनिया नहीं घूमेंगे, जब तक आप अच्छे इदारों में जाएंगे नहीं, जब तक आप उन लोगों से compete नहीं करेंगे, आप अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो इंसान सीखता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मैं सिर्फ अपने यूथ को ये गाइड करता हूं कि जब भी ये फैसला करने जा रहे हैं, सोच समझ के करें। जैसे मैंने आपको कहा था, कराची यूनिवर्सिटी हो गई या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन यहाँ मिल रही है। तो क्यों नहीं भाई हम एक डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से लें, और फिर हम अगली डिग्री के लिए कोशिश करें कि हम बाहर से जाएं, ताकि हम सेल्फ सस्टेन भी कर सकें और अपनी स्टडीज को भी लेके चलें और अपने कंट्री को भी एडवांटेज दें। तो कोई मसला नहीं है, आप बाहर भी जाइए, जरूर जाइए, बाहर जाके भी इस मुल्क को जरूर याद रखें, इस मुल्क की खिदमत करें, और जहां से कर सकते हैं। तो सिलिकॉन वैली में और कैलिफोर्निया में हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, तो जब मैं चेयरमैन था मुझे अभी याद आया, तो मैंने उनको इंटरेक्ट किया। उन्होंने पूछा, सर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि आप ये कर सकते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग है, ठीक है, आप मेरे बच्चों को पढ़ा दें। एंड दे एग्रीड। तो वहां से 2 लोगों ने या वहां से बैठ के ऑनलाइन यहाँ पे कोर्स डिलीवर किया हमारे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अ कंट्रीब्यूशन। तो अब वो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और दूसरी कंट्रीब्यूशन जो वो हमारी कर रहे हैं, खास करके यूबीआईटी की मैं एग्जांपल दूं, और वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जब हमसे पूछते हैं कि वो हम क्या करें, तो वो भी हम उन्हें गाइड करते हैं कि यार उस स्टूडेंट की फीस पे कर दो जो शायद फीस पे कर नहीं कर पा रहा, उसे मुश्किल हो रही है। तो वो ये कहते हैं हमसे कि आप आइडेंटिफाई कर दें, हम पे कर देंगे। तो काफी स्टूडेंट्स को इस तरह से हमें जो है ना स्कॉलरशिप भी मिली, और ये आई थिंक इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन। नहीं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट, और दिस शुड नॉट एंड हियर, और आई वुड लाइक टू इनवाइट यू some other time also to have more input on computer science opportunities, challenges, because a lot of students who are keen to have career in this, they would love to listen to your podcast. Thank you very much. थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमेशा हाजिर हैं जब भी कोई चीज फर्दर हमें डिस्कशन हो या स्टूडेंट्स को जरूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।